नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं सतना जिले के निवासी आशीष सिंह से। इनकी खासियत यह है कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट अभी अभी फतह किया है। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में पूछते हैं। तो आशीष सर, आप ये बताएं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी और आप क्या करते हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करने के लिए। और मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। और मेरा वैसे खुद का स्टार्टअप है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो माउंटेनिंग के अलावा हमारा पूरा का पूरा मेन फोकस इन्हीं सब चीज़ों में है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की 2013 से मैं ऑल ओवर इंडिया या रेस करवाता हूँ। तो आशीष जी, जैसे कि आपका मतलब माउंटेन अलग है, आपका जॉब भी अलग है, तो आप अचानक से माउंटेनिंग की तरफ कैसे गए। अगर देखा जाए तो प्रोफेशन जो है तो मेरा जॉब स्टार्टअप ये प्रोफेशन है, लेकिन पैशन जो है तो ये धीरे धीरे आता गया माउंटेनिंग में। एक मैंने पहले क्लाइंब किया था केदारकंठा। उसके बाद से मेरा जो लाइक इंटरेस्ट है, तो किसी को बीचेस पसंद होते हैं, किसी को क्लब पसंद होते हैं, लेकिन मेरे को माउंटेन्स क्या है कि जब खुद अट्रैक्ट करते हैं तो वो एक अलग कॉल होती है। तो मेरा अगर पैशन बोला जाए तो आज के टाइम में माउंटेनिंग है। आपको प्रेरणा कहाँ से मिली माउंटेनिंग की। माउंटेनिंग की प्रेरणा देखिए क्या है कि धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी। मेरे साथ जो सर्किल था तो वो काफ़ी मोटिवेटेड था। मेरे साथ अभी अगर देखे जाए तो संजय बनर्जी, विक्रम पाल जी वर्क करते थे। तो इनके साथ मेरा जो है तो लगभग 3-4 सालों से मेरा जुड़ना था। और उस प्रोफेशन में भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ करते थे माउंटेनिंग स्पोर्ट्स उसमें। तो मुझे ऐसा लगा करता था कि ये इतना अपनी एक्टिविटी छोड़ के भी पूरा इतना स्पोर्ट्स इन सब चीज़ों में जुड़े हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं इनको। तो उनसे थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन हमेशा मिलती है। आपने कहा संजय बनर्जी सर से आपको प्रेरणा मिली, तो क्या वो माउंटेनिंग करते हैं, उनकी उम्र क्या है। संजय बनर्जी की उम्र है 62। और वो शायद इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 61 में बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया। उससे पहले वो करीब करीब 200 से ज़्यादा मैराथन कर चुके हैं। चंडीगढ़ में उन्होंने 12 आवर्स की नॉन स्टॉप मैराथन रेस किया। और लेह लद्दाख में भी 72 किलोमीटर की। ऐसी काफ़ी एक्टिविटीज़, उनके पैर में प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया। अभी उनको अभी अप्रूवल मिल गई है एडवांस कोर्स के लिए। तो वो शायद मनाली से एडवांस कोर्स भी करने वाले हैं, सबसे ओल्डेस्ट मैन। तो मुझे हमेशा से लगा करता था इतने फिट आदमी हैं। आपको ये लगा कि जब वो इस उम्र में कर सकते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता था कि यार अगर हम ये हमारा अभी जो है यंग एज मेरी ऐसी चल रही है, लेकिन मेरे को बुढ़ापा तो ऐसा ही चाहिए। तो मेरे को हमेशा वो मोटिवेट करते थे। और हम लोग वर्क के साथ साथ ये चीज़ें बात किया करते थे कि ऐसा पीक इसने ये क्लाइंब किया, ऐसे कोर्सेस होते हैं। तो उनसे भी मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिलती रही कंटिन्यूसली। तो माउंट एवरेस्ट जाने के पहले किसी प्रकार का प्रशिक्षण आपने लिया था। माउंट एवरेस्ट जाने से पहले हमने पहले बेसिक माउंटेनिंग कोर्स किया। बेसिक माउंटेनिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद फिर एडवांस कोर्स की परमिशन मिलती है, तो हमने एडवांस कोर्स पर कंप्लीट किया। और उसके पहले एक हमने वर्जिन पीक किया, जिसकी लोकेशन है झिंगजिंग बार। ये मनाली और लेह लद्दाख के बीच में पड़ती है। ये वर्जिन पीक क्या होती है। वर्जिन पीक ऐसी पीक होती हैं जिनको आज तक कभी भी कोई क्लाइंब नहीं किया हो। और ऐसी अपने हिमालयाज में ऐसे काफ़ी पीक्स हैं जिनको आज तक कोई मतलब क्लाइंब नहीं किया हो। तो हमने सबसे पहले IMF से डाटा निकलवाया, इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन से डाटा निकलवाया कि कौन सी ये पीक है कि जिसको अभी तक क्लाइंब नहीं किया हो। तो उस लोकेशन को GPS हमने सर्च किया। और काफ़ी रिसर्च, हमारी लगभग 10 से 11 लोगों की टीम थी। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमें फिर पूरा का पूरा वो पीक मिली और उसको हम लोगों ने क्लाइंब किया। आपकी यात्रा कब से शुरू हुई। हमारी अगर एवरेस्ट की जर्नी अगर देखा जाए तो हमने 7 अप्रैल को इंडिया से नेपाल गए। और फिर काठमांडू में पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, परमिट वगैरह कंप्लीट करने के बाद, हम करीब करीब 13 से 14 अप्रैल को हम पहुंचे थे एवरेस्ट बेस कैंप। और एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने के बाद हमारा रोटेशन चलता रहा, प्रैक्टिस चलती रही। उसके बाद हमने एक लबूचे ईस्ट, जिसकी हाइट है 6119 मीटर, तो उसको भी हमने कंप्लीट किया। ये चीज़ें इसलिए ज़रूरी होती हैं कि आप एल्टीट्यूड गेन कर रहे हो तो आपकी बॉडी उस एल्टीट्यूड में कैसे रिएक्ट करेगी। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती है। तो वही हमने किया। और फिर 18 मई को लगभग 11:30 के करीब हमने एवरेस्ट बेस कैंप से स्टार्ट किया। और 23 मई को पूरा कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4 होते हुए 23 मई को सुबह 10:30 बजे हमने एवरेस्ट पीक सबमिट किया।
आप की टीम में कितने लोग शामिल थे और कितने लोग माउंट एवरेस्ट फतह करने में कामयाब हुए? हमारी टीम में करीब करीब 8 मेंबर्स थे, जिसमें से 3 लोग कंप्लीट किए और उसमें से और लोग तो वापस आ गए। और साथ ही में एक जो हमारे साथी थे स्वप्निल गरड जी, ये महाराष्ट्र से थे, तो इनकी आकाशमृति वहीं कंप्लीट करने के बाद, सबमिट करने के बाद आ रहे थे, तो इनकी कंडीशन, इनको लाइक एल्टीट्यूड सिकनेस हो गई थी, तो इनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो कैंप 3 से इनको रेस्क्यू किया गया और इनका ब्रेन डेड हो गया, फिर नीचे आते आते उनकी डेथ हो गई। और साथ ही में एक हमारा एक और फ्रेंड हुआ करता था जैसन, वो ऑस्ट्रेलिया से थे, तो उनका भी ऊपर ही, उनकी तो बॉडी भी रिकवर नहीं हुई, उन्होंने सबमिट किया और उनकी टॉप में ही उनकी वही बॉडी भी रह गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। तो जब आपने ये अपने साथियों की मौत देखी तो आपको क्या लगा वहाँ कि हाँ यहाँ आकर सही किया, गलत किया, या डर लगा, कैसा लगा आपको? मुझे ऐसा लगता है कि माउंटेनिंग एक फिजिकल के साथ साथ पूरा मेंटल गेम है। तो आपको शायद एक कैंप 4 से ऊपर दुख तो हमें काफ़ी ज़्यादा हुआ था, और शायद एक दो जो हमारे साथी थे तो सिर्फ यही डर और यही दुख के कारण वो ऊपर जाने से मना कर दिए। लेकिन दुख तो होता है, लेकिन माउंटेनिंग पूरा का पूरा इमोशन लेस और मेंटल, सिर्फ आपको इमोशन हो कि नहीं, दिल से नहीं, दिमाग से वहाँ करना है, अदरवाइज आप कोई भी पीक क्लाइंब नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब हम लोग कैंप 4 से ऊपर चढ़ना स्टार्ट किए तो आधे से ज़्यादा पोर्शन में हमने सिर्फ डेड बॉडीज ही देखी, जबकि हमने आज तक लाइफ में इतना डेड बॉडी, कभी हम रिलैक्स भी करते थे तो बगल में डेड बॉडी पड़ी रहती थी। तो इतना कुछ अगर आपको मेंटली आप स्ट्रांग नहीं हो तो फिर माउंटेन क्लाइंब नहीं कर सकते हो। आप युवा हैं, आपके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है, फिर इस तरह का रिस्क लेना जिसमें जान का भी खतरा है, तो इस तरह का रिस्क लेना आखिर क्या, कैसे आपने ऐसा कर पाया? मुझे ऐसा लगता है कि माउंटेनिंग को मैं रिस्क नहीं कंप्लीट करूंगा, रिस्क नहीं कंसीडर करूंगा, क्योंकि माउंटेनिंग एक खुद एक अपना स्पोर्ट्स है जिसकी एक अलग वैल्यू है। रिस्क अगर देखें तो नॉर्मल अगर हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो रोड में भी हमें ऐसा लगता है कि हमें तो माउंटेन से ज़्यादा डर लगती है कि यहाँ रोड में, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इतने चीज़ें होती हैं, तो यहाँ ज़्यादा डर लगती है। माउंटेन में तो सिर्फ नेचर का डर रहता है, जिसमें से ठीक है डेथ होती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी ये नहीं कि माउंटेनिंग सिर्फ डेथ ही के लिए बनी है। माउंटेनिंग में अगर आप, इसीलिए हमें प्रशिक्षण अच्छे से दिया जाता है, ट्रेनिंग अच्छे से दी जाती है कि सारी सिचुएशंस को किया जाए। ठीक है, हर साल एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको ऐसा नहीं कंसिडर किया जा सकता कि माउंटेनिंग में सिर्फ डेथ ही। माउंटेनिंग के दौरान किस तरह की चुनौतियां आई आपके सामने? माउंटेनिंग में क्या होता कि हमने पहली बार एवरेस्ट जब ऊपर गए तो पहली बार ऐसी सिचुएशन देखे जिसमें इस बार की 2023 के अगर डाटा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टफ रहा है। सबसे ज़्यादा टफ इस वजह से रहा है क्योंकि इस बार वेदर की जो चेंजेस आ रहे थे, अमेरिका से जो रिपोर्ट आ रही थी, सारी की सारी चेंजेस, पता चल रहा है कि ऊपर विंड की स्पीड 5 या 6 रहेगी, लेकिन ऊपर जाने के बाद 50-60 विंड की स्पीड है। तो इस बार सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें विंड की स्पीड हुई, पूरा का पूरा वाइट आउट हो जाता था, जिसमें से एक मतलब आदमी खड़ा है 10 कदम भी सामने नहीं देख पा रहा है। तो ये सारी चुनौतियाँ थी। विंड स्पीड के कारण हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हर कदम में जाके ऊपर हमें थप्पड़ मार रहा है, और पूरा का पूरा हमें इस बार कुंभू आइसफॉल के, कुंभू कफ के कारण हमें थ्रोट में दिक्कत हुई, पूरा ड्रेन हो रहे थे। और इस बार टेम्परेचर इतना डाउन था कि मेरे तो दोनों बॉटल पूरा का पूरा एकदम फ्रोजन हो गए थे। तो उनको आदमी पानी तो पिए क्या, 14-14, 15-15 घंटे हमें क्लाइंब करना पड़ता है समिट तक पहुंचने के लिए, 7 घंटे नीचे पहुंचने के लिए। तो उसमें भी दिक्कत थी कि एक बॉटल में पूरा का पूरा दिन रात गुजारना। तो ये सारी थी चुनौतियाँ। माउंटेनिंग ने आपको एक पहचान भी दी है उंगली ग्रुप में, जरा दिखाइए अगर देखा जाए हुआ तो ये इसको फ्रॉस्ट वाइट कहते हैं। यहाँ पट्टी अगर निकाल के दिखा सकें जी, अगर अभी थोड़ा सा वो है, लेकिन इसमें क्या है कि ये फ्रॉस्ट वाइट कहलाता है जी। तो इसमें माउंटेनिंग में क्या होता है कि फ्रॉस्ट वाइट के कारण पूरा का पूरा जो है फिंगर्स तो पूरी ब्लैक हो जाती है जी। और ब्लैक होना मतलब कि पूरा उधर डेड जो टिश्यू होते हैं डेड हो जाते हैं, और पूरा का पूरा जो ब्लड होता है तो पूरा ब्लैक हो जाता है। तो उसको मतलब अभी इंडिया या कि कहीं भी पूरे वर्ल्ड में उसको अभी प्रिजर्व करने के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी होती है, बट वो भी एक लिमिट तक होती है, उसके ऊपर वो भी नहीं काम करती, तो इसको पूरी तरह से रिकवर नहीं किया जाता। फिर लास्ट में आते आते इसको कट करना पड़ता है। तो शायद मेरे को फिंगर भी अपना
डोनेट करना तो पड़ेगा। इसका कुछ मलाल है आपको कि नहीं वहाँ नहीं, गए? 1% भी मेरे को अगर बोला जाए तो मुझे 1% भी गम नहीं है, और ना कल था ना आज है, क्योंकि मेरा सबमिट हो गया। शायद उसके अगर मैं हाफ से वापस आता, आधे से ही कुछ किसी रीजन की वजह से वापस आता, तब जरूर एक रहता कि मैंने पता नहीं क्या हो गया। लेकिन ये माउंटेन के कुछ गिफ्ट्स हैं, मैं समझ के इसको जीवन भर ऐसे देखते रहूंगा। मध्य प्रदेश के 7वें और सतना जिले के आप दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जी। माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, जी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि माउंटेनिंग एक ऐसा गेम है कि जिसमें सातवां या कि दूसरा कभी भी कंसीडर, आज से 10 साल बाद भी कोई चढ़ेगा तो मैं उसको हमेशा फर्स्ट ही बोलूंगा। क्योंकि माउंटेन में ऐसा नहीं है कि मैं अगर गया हूं तो मैं रास्ता का उधर बना दिया हूं, या कि मैं गया हूं तो जो मेरे बाद जाएगा तो उसके लिए इजी हो जाएगा एवरेस्ट। माउंटेनिंग में हमेशा फर्स्ट और लास्ट ही होता है, तो कोई भी आज से 10 साल बाद भी जाएगा तो मैं उसको सोचूंगा कि वो फर्स्ट ही क्लाइम किया है। क्योंकि उस जो वेदर कंडीशन को झेलना, और हम चाय के भी सबसे पहले एडमंड हिलेरीज गए थे, कहीं नॉर्वे गए थे, उसके बाद सिर्फ हमारी अगर बोला जाए तो इक्विपमेंट में इम्प्रूवमेंट हुई है, बाकी वेदर कंडीशन सेम, ना कोई रोड में इम्प्रूवमेंट, ना कुछ, मतलब कुछ भी आदमी नहीं कर सकता उधर। रोड वगैरह तो कंसीडर नहीं किए। हर साल न्यू रोप फिक्सिंग, न्यू रूट बनाना। कुंभू हाई फॉल में हम लोग पर डे देख रहे थे कि रूट चेंज हो रहे हैं, आज यहाँ से रूट है तो कल वहाँ से रूट होगा, तो शायद हमेशा ये फर्स्ट ही रहेगा। तो इस यात्रा की ऐसी कोई याद जो आप बताना चाहें? माउंटेनिंग में हम करीब 2 साल थे, काफ़ी लोग अच्छे थे। मतलब माउंटेन में हमें ये भी अगर मैं बोलूँ तो ये बुरा नहीं होगा कि माउंटेनिंग में जो बॉन्ड बनते हैं वो शायद सबसे बेस्ट बॉन्ड बनते हैं। और वहाँ के जो लोग होते हैं जो हमारे साथ चढ़ रहे थे, हमारा जो ग्रुप था, एक हमारा 2 महीने में एक फैमिली बन चुकी थी, तो बड़ा अच्छा था। और फिर एवरेस्ट चढ़ने के बाद सबका अच्छा सपोर्ट मिला, और ऊपर भी जाने के बाद जो हमने रियलाइज़ किया, जो फील किया, और सबमिट के बाद जो फीलिंग होती है वो वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। तो आपके फ्यूचर प्लान क्या है? आगे भी आप माउंटेनिंग करेंगे कि? अगर मैं बोलूँ तो प्रोफेशन तो मेरा साइड बाय साइड चलता रहेगा, और अच्छा चलता रहेगा। उसमें भी अभी एक एवरेस्ट की वजह से मेरे को अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है, तो जो कि मेरे को प्रोफेशन में भी इम्प्रूव करने के लिए हेल्प मिलेगी। बट मैं माउंटेनिंग नहीं छोड़ूंगा, माउंटेनिंग एक मेरा पैसन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि माउंटेनिंग को छोड़ना मतलब बिना पैसन की तो लाइफ नहीं जी सकते, तो इसलिए अभी मैं कुछ न कुछ चलता रहेगा हर बार। धन्यवाद।